हेलो फ्रेंड्स, सीआईबी के एबीएफएम का यूनिट 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे यहाँ पे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जो चैप्टर है पूरा 20 पेजेस में आपका कवर है और यहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होता है। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, रास्ता दिखाना। कोई छोटा बच्चा मान लीजिए तो उसके जो पेरेंट्स है उसको क्या करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं कि लाइफ में कैसे आगे मूव करना है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है तो वो नहीं समझ सकता कि लाइफ में चीज़ें कैसे मूव ऑन होती है, कैसे लाइफ में हमें क्या करना है। तो उनके पेरेंट्स जो है उनको डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। आपके जो मेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो वही होता है हमारा डायरेक्टिंग। तो इस चैप्टर में बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन है और यहाँ पे कुछ मोटिवेशन को लेकर थ्योरीज दी गई है। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है मोटिवेशन, और यही आपके एचआरएम में भी कवर हो जाएगा और एबीएम में भी कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक जो है आपके कॉमन है। और एचआरएम मैंने आपको इसीलिए इलेक्टिव के लिए बोला था क्योंकि एचआरएम का जो टॉपिक है ना, एचआरएम जो आपका इलेक्टिव है, एक तो वो एबीएफएम के मॉड्यूल में कवर हो जाता है, ठीक है, मॉड्यूल बी या सी में से एक मॉड्यूल है वो आपका, वहाँ पे एचआरएम कवर हो जाता है। फिर आपका जो ये है ना आपका एबीएफएम का मॉड्यूल ए, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपके एचआरएम के। तो 2 मॉड्यूल में एक्चुअली आपका एचआरएम कवर हो जाता है। तो काफ़ी बेसिक आपका जो है चीज़ें क्लियर हो जाती है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिर आप एचआरएम पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसलिए एचआरएम एज ए इलेक्टिव काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है। इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। इसमें बोला था मैनेजमेंट फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडली इन्वॉल्व इन वेरिंग डिग्री फंक्शन ऑफ प्लानिंग। तो जो भी मैनेजमेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजमेंट काम करता है, उसमें पहले आता है प्लानिंग। पहले हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है, फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइज, फिर हम लोग करते हैं स्टाफिंग और फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग। तो पहले चैप्टर में हमने बेसिक पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में प्लानिंग पढ़ा, तीसरे में ऑर्गेनाइजिंग, चौथे में स्टाफिंग, और जो हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम डायरेक्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आपका मॉड्यूल ए में एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर स्टेजेस में जो है एक एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने एक एक चैप्टर बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपका डायरेक्टिंग के ऊपर। डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन एज पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आर गाइडेड। तो डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको गाइडेंस देने का काम, मोटिवेशन देने का काम, काउंसलिंग, सुपरवाइज, ये सारी चीजें आपके डायरेक्शन के थ्रू ही होती है, ठीक है। आपको मोटिवेट करना, आपको गाइडेंस देना, आपकी काउंसलिंग करना, सुपरवाइज करना, ताकि ये सारा करके हम ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम अचीव कर सकें। तो इसीलिए जो ये सारी चीज़ आपकी डायरेक्टिंग में होती है। डायरेक्टिंग में आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको सुपरवाइज करेगा, आपको मोटिवेशंस देगा, आपको गाइडेंस देगा, काउंसलिंग करेगा। जैसे मैंने बताया ना, पेरेंट्स बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेशंस करना, उनको गाइडेंस देना, काउंसलिंग, सुपरवाइज, तो सेम वही काम यहाँ पे आपके डायरेक्टिंग में की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है डायरेक्टिंग की, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है। पहला, द इनिशिएटर ऑफ द एक्शन। इसमें बोला है कि जैसे जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को क्या करना होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन सच एज प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल। तो ये सारे फंक्शन मैनेजर को करने होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, और इन एडिंग टू द गाइडेंस, इन एडिशन टू द गाइडेंस वाइल अदर वर्क प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग एक्चुअली गेट्स। तो ये जो चीजें हैं, जैसे प्लान, इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं, स्टाफ को हम लोग हायर कर रहे हैं, फिर हम काम को बांट रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, इन सब में काम हो रहा है। लेकिन इन सब में क्या हो रहा है कि जो काम है उसके लिए ग्राउंड रेडी हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि शादी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा टेंट लगा रहे हैं, ठीक है, डीजे वो सब सजा रहे हैं, सब डेकोरेशंस कर रहे हैं, बट जिस दिन एग्जैक्टली शादी है उस दिन आपका मेन काम होगा। तो वही चीज बोली है कि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें तो करता है, बट इससे ग्राउंड रेडी होता है, काम का सिर्फ ग्राउंड रेडी होता है। एग्जैक्टली काम कब होता है? जब आपका डायरेक्टिंग होता है। तो डायरेक्टिंग जो है एक्शन का इनिशिएटर है, यानी जब आप डायरेक्शन दे रहे हैं तभी काम शुरू होगा। सेकेंड आता है ऑल इनकम्पासिंग फंक्शंस। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन देयर इज हायरार्की। चाहे सुपरवाइजर है, सबऑर्डिनेट, तो हर लेवल पे आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपका चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे आप मान लीजिए एमडी है, तो चेयरमैन एमडी को डायरेक्शन देगा, ठीक है, एमडी सीईओ को देगा, सी आपका हो गया जो है सीजीएम को देगा। तो इस तरह से जो है प्रॉपर हायरार्की में हर स्टेज में आपको डायरेक्शन जो है देखने को मिलती है। तीसरा है कॉन्स्टेंटली अकरिंग एक्टिविटी। तो डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने एक बार गाइडेंस दी और लाइफ टाइम तक चल रहा है, नहीं, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हम लोग खाना डेली बेसिस पे खाते हैं ना, तो ऐसे डायरेक्शन है, हमें डेली बेसिस पे मोटिवेशंस, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस अकरिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूस फंक्शन सिंस इट कंटिन्यू इवन आफ्टर न्यू मैनेजर और एम्प्लॉय हैव बीन हायर्ड एंड रिमूव। मान लीजिए पुराने एम्प्लॉयर चले गए, नए आ गए, तो सबको जो है डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो जो आपका डायरेक्शन है वो कौन देता है? बड़े से छोटे। जैसे चेयरमैन बड़ी पोस्ट पे तो वो एमडी को डायरेक्शन दे रहा है, एमडी सीईओ को डायरेक्शन दे रहा है, सीईओ सीजीएम को। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपका डायरेक्शन
मूव करता है। अगला आता है आपका ह्यूमन फैक्टर। एज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट एवरी वर्कर्स इज यूनिक, आप ये जानते हैं कि हर वर्कर जो है यूनिक है, एंड रिस्पॉन्ड इन अ मैनर दैट इज स्पेसिफिक टू द सर्कमस्टांस इन विच दे फाइंड, तो हर कोई पर्सन जो है जिस हिसाब से उसको सर्कमस्टांसेस मिलते हैं उस हिसाब से पर्सन जो है रिस्पॉन्ड करता है। इट इज एसेंशियल फॉर मैनेजर टू हैंडल प्रॉब्लम इन ए एप्रोप्रिएट मैनर। अब मान लीजिए कोई मैनेजर है उसका, ठीक है, 2 क्लर्क उस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, C1 C2। ये मैनेजर क्या कर रहा है, इसको भी डायरेक्शन दे रहा है, इसको भी डायरेक्शन दे रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन मतलब यूनिक होता है, उसका बिहेवियर भी यूनिक होता है। C1 जो है बहुत जल्दी उसकी बात को समझता है, बट C2 उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाता। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो इसमें भी ह्यूमन फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जो ह्यूमन है वो हर ह्यूमन अपने में यूनिक होता है। तो ऐसा नहीं कि मैनेजर ने जैसे C1 को डायरेक्शन दिया बिल्कुल वैसे ही, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन देना होता है। Therefore, directing is a crucial role since it ensures that work is completed by the employee and contribute to the experience. तो जो डायरेक्शन है वो काफी जरूरी है क्योंकि इसमें इस बात को इंश्योरेंस मिलती है, इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जो काम है एम्प्लॉय उसको कंप्लीट करेगा। अब मान लीजिए जो मैनेजर है C1 को कोई काम बोल रहा है या C2 को बोल रहा है, तो हो सकता है कि C1 ने उस काम को बहुत जल्दी खत्म कर दिया, बट C2 नहीं कर रहा, तो मैनेजर को दोबारा उसको गाइडेंस देना पड़ेगा, दोबारा उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं इसमें ह्यूमन फैक्टर होता है, और इसमें जो मेन जो आपका डायरेक्टिंग है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि इसमें काम जो है एम्प्लॉय के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, तो इस बात को मैनेजर इंश्योर करता है। तो यही सारे जो थे आपके डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। देखिए मैं आपको बताऊं तो एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट को डिटेल में ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, एक एक लाइन में आप लोग याद रखिए, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, डायरेक्टिंग में जैसे आपका मैंने बताया ना कि कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे ना उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, जैसे मोटिवेशन के कौन से फैक्टर्स हैं, तो जो चीजें होंगी इंपॉर्टेंट तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, बट ये जो पॉइंट्स है कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या होता है, तो बहुत डिटेल में उसको ज्यादा नहीं पूछते। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस जरूरी है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे जब तक उसमें जैसे आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा, C1 अपने हिसाब से काम कर रहा है, C2 अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो जरूरी है कि अगर आपका मैनेजर आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा तो क्या होता है कि आपका आउटपुट भी इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं है। आप नोटिस करते हैं ब्रांच में कई बार आपका ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे मान लीजिए, तो उस दिन शायद आपका आउटपुट कम हो क्योंकि उस दिन डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जिस दिन आपका BM प्रेजेंट है तो उस दिन आपका आउटपुट थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि देखने वाला कोई है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। डायरेक्शन देने से जो है काम का आउटपुट भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लाइनें लिखी कुछ एसेटिस नहीं लिखी, इसमें उन्होंने बोला है कि लीडरशिप और जो मैनेजमेंट है किसी को लगता है कि ये सेम है, ठीक है, मैनेजमेंट और लीडरशिप एक ही चीज है, बट बोला है कि दोनों चीजें सेम नहीं है। मतलब सुनने में ऐसा आया है कि मतलब ऐसे प्रूफ मिले एविडेंस कि जो लीडरशिप है वो 1000 ऑफ ईयर से भी पहले, मतलब लीडरशिप दुनिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो तब से लीडरशिप एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट साइंस की तो ये जो है इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई अंटिल 20th सेंचुरी। तो जो ये आपकी मैनेजमेंट जो है उसका जन्म ही 20वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन ये जो लीडरशिप है ये कई सालों से, पहले के जो राजा महाराजा थे तो वो तब उनके अंदर लीडरशिप ये सब हुआ करती थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट अभी आया, और बहुत से लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप सेम है, बट दोनों चीजें सेम नहीं है, उसमें काफी डिफरेंस है। ठीक है, और उसने बोला कि लीडरशिप का मतलब नहीं कि कोई मैजिक हो गया, कोई मिस्टीरियस है, बोल रहा है कि और ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई स्पेशली टैलेंट की आपको जरूरत पड़ती है, और बोल रहा है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं ना वो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे अगर वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को मैनेज करना, जब मैनेजमेंट नहीं होगी तो चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज हो जाएगी, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, तो कोई ना कोई मैनेजमेंट के लिए होना जरूरी है, वरना आपका जो चीज़ें हैं अगर मैनेजमेंट नहीं होगी मान लीजिए तो चीज़ें जो है वो आपकी काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो जाएगी, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोई नहीं मानेगा, और लास्ट में अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपकी जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट होना आपका इसलिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और लीडरशिप भी बहुत जरूरी है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप देखिए आपका यहाँ से जो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट है ना उसमें से पहला एलिमेंट आपका लीडरशिप है, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो लीडरशिप तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सारी चीजें अनऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आपकी जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वही खतरे में पड़ जाएगी। अब सब अपने अपने मन की करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोई ध्यान में नहीं रखेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही पूरा नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्ट कर सकती, नहीं कर सकती, इसीलिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर लीडरशिप की बात की तो लीडरशिप जो है आपके डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स में से एक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका 3-4 पेज में आपका लीडरशिप बहुत डिटेल में दिया गया, ठीक है, तो हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपके 4 मेन एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। तो ये नाम आपको मालूम होने चाहिए कि डायरेक्टिंग में 4 चीजें कौन कौन सी आती है। तो हम डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं तो हमें लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होगी, हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने सुपरवाइजर, अपने सबऑर्डिनेट के साथ जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, जिनको हम डायरेक्शन दे रहे हैं, लास्ट में हमें सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। तो ये 4 एलिमेंट है डायरेक्टिंग के, तो पूरे चैप्टर में इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन दिया। पहला आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब है, सिंपल सी भाषा,
आपके सबऑर्डिनेट, मान लीजिए आप ब्रांच मैनेजर है, आप जो है अपने सबऑर्डिनेट को बहुत जो है स्टाफ को क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है। किसी को कोई काम में प्रॉब्लम है तो आप उनको सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 क्लर्क है C1 C2, तो उनको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप उनकी मदद करते हैं। और जैसे होता है ना, जैसा हम करते हैं तो बदले में हमें वैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब भी बीएम कोई काम देता है C1 C2 को, तो उसको फटाफट जो है C1 C2 अपना काम करके दे देते हैं। इसका मतलब बीएम के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप है। एक अच्छा लीडर और एक अच्छा मैनेजर, ठीक है। तो 2 टर्म्स है यहाँ पे, लीडर और मैनेजर। तो ये 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी है, लीडरशिप और मैनेजर। तो जो आपका मैनेजर है, पीएम लीडर है, तो मतलब हर पर्सन जो कि लीडर है वो मैनेजर तो होता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर मैनेजर लीडर हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका बीएम है, ठीक है, आपको कोई डाउट होता है तो वो आपको क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तुम्हें इतना सा आंसर नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता। मतलब एक तरफ आपका बीएम आपको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। बदले में जब भी वो आपको कोई काम बोलता है तो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम्हारे को मान लीजिए क्लर्क की सीट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा वो कैश काउंटर में बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, तो बीएम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत भीड़ है। वो बोलेगा कि मैंने जो काम दिया उस काम को तुम करो, अब चाहे तुम्हारा कस्टमर को तुम वेट कराओ, कुछ भी कराओ। तो ये जो क्वालिटी दिखाई बीएम ने, वो है उसकी मैनेजरियल क्वालिटी, ठीक है। वो मैनेजर की पोस्ट की तरह बात कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उसके बदले लीडर, तो एक दूसरा बीएम है, वो देख रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा रश है, तो रश को देख के उसने क्लर्क को बोला कि एक काम करो, इस काम को तुम थोड़ी देर में करना, पहले रश को निपटाओ, उसके बाद मेरा काम कर लेना, कोई मेरे को अर्जेंसी नहीं। मतलब वो एक तरह से सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, तो मेंटल सपोर्ट देने का काम करता है अपने सबऑर्डिनेट को। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है वो अपने सबऑर्डिनेट को मेंटल सपोर्ट नहीं, वो उनको उनके अंदर डर, फियर क्रिएट करना चाहता है, ताकि जब भी वो काम बोले उसके सबऑर्डिनेट उस बात को करे। तो कभी भी आप देखना, लीडर के अंदर जो काम करते हैं उसमें आउटपुट हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप डरा के काम करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मैनेजर हूँ, मेरा डर बैठना चाहिए। इस तरीके की अगर आपकी सोच है तो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके अंदर फियर आ जाएगा और उसकी वजह से उनका आउटपुट कम होगा। आप डर में जो काम कर रहे हैं और आप खुशी खुशी मन से जो काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए आउटपुट कब ज्यादा होगा ना। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है एक अच्छी डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो मैंने आपको लीडर और मैनेजर में डिफरेंस बताया, तो आप समझ गए होंगे कि लीडर का मेन काम है कि मतलब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना, कि जो काम आप उनसे करवाना चाहे वो खुशी खुशी उस काम को कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, नहीं, वो अपने दिल से, वो बिल्कुल दिल से काम कर रहे हैं। सभी जो क्लर्क उसके अंदर काम कर रहे हैं, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, उनको ऑफिस आने का मन करता है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ऑफिस में काम में क्या स्ट्रेस है। अब आपका बीएम भी आपको स्ट्रेस देगा तो आपके लिए डबल जो है इशू हो जाएगा ना, क्योंकि स्टाफ को जो है जनरली क्लर्क की बात करें तो इतने सारे कस्टमर को हैंडल करना होता है, ऊपर से आपके बीएम का भी स्ट्रेस, कस्टमर का भी स्ट्रेस, तो जो क्लर्क है वो बिल्कुल एक तरह से दब जाएगा बीच में ना, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे लीडरशिप की बात की है, लीडरशिप रेफर्स टू बोथ ए सेट ऑफ बिहेवियर एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी रिक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। तो बोल रहा है कि लीडरशिप एक तरीके का बिहेवियर है, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से आपका बीएम आपको बिहेव कर रहा है, तो आपका लीडरशिप हो गया। या सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब कुछ काबिलियत होनी चाहिए जिसको आप ट्रेनिंग के थ्रू या डेवलपमेंट के थ्रू जो है एक्वायर कर सकते हैं। मतलब आप जो है लीडरशिप डेवलप करने के लिए, जैसे कोई नया बीएम बन रहा है तो उसको एक ट्रेनिंग दिला दो कि किस तरह से उसको अपने सबऑर्डिनेट के साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है। उसको लेकर ट्रेनिंग देना, उसका डेवलपमेंट करना, तो वही है उसकी लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल। तो लीडरशिप में क्या होता है कि हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं, किस इसके लिए, टू वर्क टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। कंपनी का जो गोल है उसको पूरा करने के लिए हम अपने जो दूसरे लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट है, उनको हम इंस्पायर करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर रिसोर्स टू मेक दैट ऑब्जेक्टिव। तो जो भी रिसोर्सेज है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम रियलिटी में अचीव कर सके। तो वही आपका लीडरशिप। केथ डेविस ने जो है इन्होंने बोला, द कैपेसिटी टू कन्विंस अदर पीपल टू ईगरली परस्यू प्रीडिटरमाइंड गोल इन एसेंशियल। तो बोल रहे कि लीडरशिप स्किल का मतलब क्या है। तो केथ डेविस ने बोला लीडरशिप का मतलब है कि दूसरे लोगों को कन्विंस कर पाना कि जो हमारे पहले से गोल बने हैं उसको हम पूरा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फील्ड ऑफिसर है ब्रांच में, तो बीएम को मालूम है कि बजट में फील्ड ऑफिसर को जो है 5 करोड़ का हाउसिंग लोन सैंक्शन करना है, तो वो बीएम फील्ड ऑफिसर को मोटिवेट कर रहा है कि हमें 5 करोड़ का जो है लोन सैंक्शन करना होगा इस साल, और वो फील्ड ऑफिसर पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ जैसा द लोन हम सैंक्शन कर सके, प्रपोजल के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। तो वो उसने बीएम ने क्या कर दिया, फील्ड ऑफिसर को कन्विंस कर दिया कि हाँ हमारा जो गोल है, जो पहले से डिटरमाइंड गोल है, हमें उसको पूरा करना है। तो इस चीज को करके कि वो फील्ड ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर पाया कि हाँ हमें 5 करोड़ का हाउसिंग लोन का बजट अचीव करना है। तो इसका मतलब जो बीएम है, बीएम के अंदर कौन सी क्वालिटी है, ये है लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो यही होता है हमारा लीडरशिप। क्या क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, मतलब क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए एक अच्छी लीडरशिप के लिए। तो पहला है कि इट इज ए प्रोसीजर इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयर टुवर्ड्स। तो बोल रहे हैं कि लीडरशिप एक प्रोसेस है, सॉरी एक प्रोसीजर है जिसमें कई सारे लोग होते हैं और इसमें मैनेजर जो है उन सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो भी
ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो पहले से डिसाइड हो गए कि ये ऑब्जेक्टिव, उसको पूरा करने के लिए वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी लोगों को जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। इट इज रेफरेंस टू सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरेंट इन पर्सन। तो किसी किसी में क्या होता है कि जो लीडरशिप है किसी किसी में इनहेरेंट होती है, मतलब ये आपके पहले से आपके जीन में रहता है, जैसे आपका इंटेलिजेंस, आपका मैच्योरिटी लेवल, पर्सनैलिटी। अब आप इंटेलिजेंट है या नहीं है तो ये आपके पहले से रहता है, आपके अंदर इनहेरेंट रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें हो गया। इसे बोला है कि अ लीडर इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ अटेम्प्टिंग टू शेप द बिहेवियर। तो जो ग्रुप है उसका कैसा बिहेवियर होगा तो उसको शेप देने का वो काम करता है। और लीडरशिप इज डिपेंडेंट ऑन वंस पोजीशन। तो लीडरशिप आपकी पोजीशन से भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई क्लर्क है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, बट वो जो है बाकी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि उसकी बात को कोई सुनेगा नहीं, भले उसके अंदर कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस हो, कितना भी अच्छा पावर हो, लेकिन कितना भी अच्छा इन्फ्लुएंस करने का तरीका हो, बट वो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता क्योंकि उसको पोजीशन नहीं दी गई है उस चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है। लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। तो बोल रहा है कि लीडरशिप क्यों जरूरी है। पहला, बिगिंस और स्टार्ट द एक्शन। क्योंकि लीडरशिप में क्या होता है कि काम के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और फाइनली काम जो है शुरू होता है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द एक्टिविटी दैट डिटरमाइन वेयर ईच सबऑर्डिनेट वर्क डे एक्चुअली बिगिन। मतलब कहाँ पे एक्जैक्टली काम शुरू हो रहा है, तो वो हमारा लीडरशिप डिसाइड करता है। ठीक है, और मतलब इससे पहले आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो प्लानिंग में आप प्लान करते हैं कि क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हैं, काम को बांट, मतलब स्टाफ को आप प्रॉपर टास्क को बांट रहे हैं। फिर स्टाफिंग में क्या कर रहे हैं कि आप उनको हायर कर रहे हैं, स्टाफ को हायर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और उसके बाद आपका आता है डायरेक्टिंग। तो अपन को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो डायरेक्शन में आपका लीडरशिप होता है। तो एक्जैक्टली इस वाले स्टेज में क्या होता है कि जो काम है उसकी शुरुआत हो जाती है। बाकी में तो हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं। लिखा है कि नो मैटर व्हाट प्लान आर डेवलप दे वॉन्ट बी एबल टू पुट इनटू एक्शन अंटिल रियल वर्क। तो बोला कि कितने भी आप प्लान कर लीजिए, मान लीजिए आज आपने कुछ प्लान बनाया, कल बनाया, तो आप डेली कुछ ना कुछ प्लान बनाइए, लेकिन जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं आपको उन प्लान्स का। मतलब प्लान तो बैठे हैं बिस्तर में सोते सोते हम कुछ प्लान बना सकते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट जब तक आप सच में काम ना शुरू करो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वो यहाँ पे लिखा है कि ये काम को शुरू करता है कौन, लीडरशिप। सेकेंड है कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है उनको डायरेक्शन दी जाती है कि उनको मिलजुल के काम करना है, उनको मोटिवेशन दिया जाता है, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उनको जो टास्क दिए उनको पूरा करना है। तो हर पर्सन जो है कोशिश करता है अपने अपने टास्क को पूरा करने की, और इसकी वजह से जो डिपार्टमेंट है उनका मतलब सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके उस एफर्ट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है प्रोवाइड मोटिवेशन। जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन देने का काम करता है। लिखा है द पर्पस ऑफ मैनेजर इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव और कंपनसेशन। तो आपका जो मैनेजर है उसका पर्पस क्या है कि उसके सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मोटिवेशन दे। मोटिवेशन इंसेंटिव की फॉर्म में, कंपनसेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो सकता है। जैसे कई बार आपको मॉनेटरी मोटिवेशन, जैसे आपको कोई बोनस मिल गया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी मतलब कोई ट्रॉफी आपको दे दी, ठीक है, आपको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर ऐसा डिक्लेयर कर दिया, तो ये एक मोरल बूस्टर के तौर पे काम करता है। तो इससे क्या मिलती है, आपके सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलती है। चौथा है हेल्प्स मेंटेन इक्विलिब्रियम। इससे बोले कि कोई भी चीज है उसको लॉन्ग टर्म तक अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अनस्टेबल चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती। अगर कोई चीज में बैलेंस नहीं है तो वो भी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये जो स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाने का काम है ये कौन करता है, लीडर करता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि प्रॉपर जो है 4 तरीकों से ऐसा करता है। अ स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलिंग लीडरशिप क्वालिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लीडर है उसके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होती है, कम्युनिकेशन होती है जो कि क्लियर और कंसाइज होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझ ही नहीं आ रहा सबऑर्डिनेट को क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन कंसाइज होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, मतलब ओवरसाइट मतलब आप उनको देख रहे हो काम को किस तरह से देख रहे हो, तो स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मोटिवेशन। तो आपका जो मोटिवेशन है एफिशिएंट होना चाहिए और उसका इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये 4 तरीके जिससे स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है काम के बीच में बना रहता है। नेक्स्ट है अडेप्टिबिलिटी टू चेंज सर्कमस्टांसेस। अब जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंकों में क्या आ गए थे, कंप्यूटर्स आ गए थे। तो एक प्रॉपर लीडरशिप, मतलब हर बैंकों के ब्रांच मैनेजर ने अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको गाइड किया होगा कि नहीं ये चेंज जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज इनहेरेंट टू ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन का नेचर है टू डिस्प्ले, मतलब ये ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, वो इनहेरेंट है, मतलब उसके जीन में ही है टू डिस्प्ले ए कंसिस्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंट टू चेंज, कि अगर उसको कुछ भी चेंज करने को बोलता है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। ये ह्यूमन के नेचर में, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। द एबिलिटी टू अडेप्ट लेट्स ए कंपनी विथस्टैंड द प्लान ग्रोथ एंड बिकम द मार्केट लीडर। तो बोला कि कोई भी कंपनी अपने आप को अगर अडेप्ट कर लेती है चेंज के हिसाब से तो वो क्या करती है, मार्केट में वो अच्छी
पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट में कुछ भी शिफ्ट है। मान लीजिए इन्वायरमेंट में कुछ शिफ्ट है तो कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को भी उस हिसाब से शिफ्ट कर देगी, और जो है एक अच्छे लीडर के अंडर अगर आपके एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो शिफ्ट भी हो जाएंगे, तो इससे कंपनी अपनी अच्छी पोजीशन बनाए रखती है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट टू एम्प्लॉय अंडर। तो इसमें जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो बताए, एम्प्लॉय को बताए कि क्या चीज़ें उनको करनी है, किस तरह से उनका जो है चेंज इसमें होगा। उनको मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की, किस तरह से मतलब चीज़ें बदलेंगी, आपको उस तरीके से काम करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। फॉर इंस्टेंस, इफ ए कंपनी गोज फ्रॉम यूजिंग हैंडलूम्स टू पावर लूम्स। हैंडलूम मतलब हाथों से कोई चीज़ बना रहे हैं, लेकिन अब आप पावर लूम यानी मशीनों से बनाओगे, तो इससे क्या होगा कि पूरा टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा। तो जो लोग अभी हाथों से काम कर रहे हैं उनको पूरा मशीन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लोग स्टार्टिंग में उसका अपोजिशन करेंगे, बट हमें कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और आपकी मशीन ज़्यादा पहुंचाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी हो जाती है। तो वही लिखा है कि जो चेंजिंग सर्कमस्टांस है तो उसके लिए अपने एम्प्लॉय को अडेप्ट करना, ढालना, तो वो काम भी लीडर करवाता है। अगला आता है मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके उसको सही तरह से इस्तेमाल करता है। द क्लैरिफिकेशन ऑफ ईच सबऑर्डिनेट पोजीशन इन रिलेशन टू वर्क इज एडेड बाय गाइडेंस। तो हर स्टाफ को, सबऑर्डिनेट को मालूम होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको क्या काम दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन देने का काम कौन करता है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट को। द ओनली वे दैट रिसोर्स में बी यूज इफेक्टिवली इज, अगर किसी भी रिसोर्स को हम इफेक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें कम से कम वेस्ट करनी है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रोकना है, और ओवरलैपिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब एक चीज बार बार हो रही है, डुप्लीकेट हो रहा है, या मतलब काम इस तरीके से आपने किया हुआ है, बांटा है कि कुछ देर के लिए स्टाफ जो है खाली है और दूसरा स्टाफ ज्यादा लगा हुआ है, तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें कम से कम वेस्टेज करनी है, डुप्लीकेशन को रोकना है। व्हेन ए मैनेजर यूज हिज टैलेंट इन सुपरवाइजिंग, जब मैनेजर अपना टैलेंट यूज करता है सुपरवाइज के लिए, गाइडिंग के लिए, डायरेक्टिंग और मोटिवेशन के लिए, ताकि जो सबऑर्डिनेट है उनको वो मोटिवेट कर सके, द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट बिकम्स क्लियर। तो उसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट है उनको पता लग जाता है कि हाँ एग्जैक्टली हमें क्या काम करना चाहिए। तो उसके साथ आपका ये जो टॉपिक था लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके ये जो टॉपिक है ये भी आपके कंप्लीट यहाँ पे हो गए। इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, हमने बोला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कई सारे काम करने होते हैं, प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्शन देना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन देना वो है डायरेक्टिंग, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आप एक बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, आपके टीचर आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो एक डायरेक्टिंग हो गया, डायरेक्शन देना हुआ, ठीक है। तो किस तरीके से डायरेक्टिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो डायरेक्शन में क्या है, काम शुरू हो जाता है, इससे पहले हम लोग प्लान करते हैं, स्टाफ लाते हैं, हायर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, काम को बांटते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उन सब में काम की शुरुआत नहीं होती, काम को जो एक्शन में लाया जाता है ना तो डायरेक्शन के टाइम पे होता है, ये एक्शन का इनिशिएटर, मतलब यहीं पे काम की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे रहता है, किसी भी आप हायरार्की की बात कर लीजिए, चाहे सीईओ की बात कर लीजिए, एमडी की बात कर लीजिए, या सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर छोटे लेवल की बात कर लीजिए, तो हर जगह पे जो है आपका डायरेक्टिंग मिलता है, हर कोई किसी ना किसी को गाइड कर रहा होता है। लिखा है ना कि दिस मीन्स गाइडेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी को हमेशा गाइड कर रहा होता है। कंस्टेंट अकरिंग, तो डायरेक्शन ऐसा नहीं कि किसी ने एक बार उसको गाइड किया और बस हो गया, नहीं, काम चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो डायरेक्शन भी एक ऐसी चीज है जो कि आपको कंटिन्यूस करनी होती है। अगला डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब टॉप से डाउन, तो जनरली डायरेक्शन कौन देता है, जो आपका सीनियर है वो जूनियर को डायरेक्शन देने का काम करता है, तो इसलिए टॉप टू डाउन यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो होती है। अगला ह्यूमन फैक्टर, तो डायरेक्शन में क्या है, ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और हर ह्यूमन बीइंग अपने में यूनिक होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से ह्यूमन बीइंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है मैनेजर्स के लिए कि जो प्रॉब्लम्स है उसको वो अप्रोप्रिएट मैनर में, मतलब वो पर्सन को देखे, क्या सर्कमस्टांसेस है उसको देखे, और फिर डिसाइड करे कि किस तरह से डायरेक्शन करनी चाहिए। तो ये जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े ये थे आपके डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग की क्यों जरूरत है। तो बोल रहा है कि जो लीडरशिप है ना, तो वो कई साल पहले से, हजारों साल पहले से लीडरशिप जो है, ऐसे प्रूफ मिले। पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हुआ करती थी, लेकिन मैनेजमेंट की शुरुआत ही 20वीं शताब्दी में हुई है, मतलब ये लेटेस्ट आपका आया मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है लंबे टाइम तक आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये तो हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट होना क्यों जरूरी, मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में चलाना, वही आपका मैनेजमेंट है। तो अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े बिजनेस है तो वो क्या होंगे कि अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और इसकी वजह से उनका जो काम है वही खतरे में पड़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप और एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, उसमें से एक है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो काम को कंप्लीट करे, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कंपनी के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है
उसको पूरा करे, वो होता है हमारा लीडरशिप। केथ डेविस ने बोला द कैपेबिलिटी टू कन्विंस अदर पीपल टू ईगरली परस्यू प्रीडिटरमाइंड गोल। तो बाकी लोगों को कन्विंस कर पाना कि जो पहले से गोल है उसको हम पूरा करें, तो वो आपकी लीडरशिप स्किल होती है। इफेक्टिव लीडरशिप के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसमें बोला कि जो मैनेजर है वो डायरेक्शन देता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को अपने जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टिंग जो है ये लोगों में इनहेरेंट होती है, मतलब ये आपके जीन में ही होगा। जैसे आपको इंटेलिजेंस है, आपका मैच्योर, आप काफी मैच्योर है, काफी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ये आपके जीन में ही होती है। और बोला कि ये जो डायरेक्टिंग है ये ऐसा प्रोसेसर है जिसमें मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जैसे बीएम अपने क्लर्क से इंटरेक्ट करा, तो एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो आपका बिहेवियर है उसको मतलब डायरेक्टिंग में जो लीडर है वो कोशिश करता है कि जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको वो शेप दे सके, मतलब किस तरह से उसको बिहेव करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को पूरा किया जा सके। लीडरशिप इज डिपेंडेंट ऑन वंस पोजिशन, देर इज नो, तो बोल रहा है कि लीडरशिप पोजिशन के हिसाब से होती है। और मान लीजिए कि कोई क्लर्क है, उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, बट वो डायरेक्शन नहीं दे सकता अपने बीएम को। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन होनी भी जरूरी है, तभी आप जो है उस पोजीशन में रह के जो है आप लीडरशिप को इस्तेमाल कर सकते हो। लीडरशिप क्यों जरूरी है? क्योंकि ये काम की शुरुआत करता है, ये कोऑर्डिनेट कराता है एफर्ट्स, मतलब सभी जो है एक दूसरे को मिलकर अपने अपने एम को पूरा करने के लिए सब लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें मोटिवेशन दी जाती है, वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इक्विलिब्रियम यानी स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाने में मदद करता है। कैसे वो होता है? क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो क्लियर और कंसाइज करता है लीडर अपने सबऑर्डिनेट से, और इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और वो आपके लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड होती है। इसमें जो है आपको स्ट्रिक्ट ओवरसाइट किया जाता है और लास्ट में इसमें आपको एफिशिएंट वे में मोटिवेट किया जाता है। अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो बोल रहा है कि ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज उसको चेंज करने को बोलेगा तो वो रेजिस्ट करेगा, उसका अपोजिशन करेगा। तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मनाए, उसको समझाए कि जो चेंज क्यों जरूरी है। मेक इफेक्टिव, तो जो भी रिसोर्सेज है उसको बेटर वे में इस्तेमाल करते हैं अगर आप सही तरह से जो है लीडरशिप को यूज कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो है उनको गाइड दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम वेस्टेज होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम से कम इसमें होंगे। अगला लीडरशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो पहला डायरेक्शंस एट ऑल लेवल्स, तो जो इसमें क्या होता है कि हर लेवल पे जो है डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, दूसरों को लीड करते हैं, दूसरों को बताना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका लिखा है कि जो भी प्लान्स, जो भी प्रोग्राम आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट से शुरू होता है और वो इंटरमीडिएट और फिर धीरे धीरे लोअर मैनेजमेंट में पहुंचता है। ठीक है, तो लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब हर लेवल पे जो है लीडरशिप काम आती है, हर लेवल पे आपको लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली लीड अदर इज अ स्किल दैट इज एसेंशियल, तो बोल रहे हैं कि दूसरों को लीड करना, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि आप दूसरों को लीड कर पाते हैं, तो ये एक स्किल है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हाईएस्ट लेवल पे कोई पोजीशन पे कोई बैठा है, मान लीजिए टॉप लेवल पे, तो जो डाउन लेवल पे, मिडिल लेवल पे जो है वो तो उसको बताएगा उसके बारे में। ठीक है, उसको वो इन्फॉर्म करेगा। तो उससे क्या है कि हर कोई एक दूसरे को डायरेक्शन देने का काम करता है और ये हर लेवल पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे मीटिंग है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे लीडर्स जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तीसरा है हेल्पिंग इंटीग्रेशन रिकंसिलेशन ऑफ पर्सनल गोल, तो हर किसी के पर्सनल गोल को उसके बिजनेस गोल से मिलाना, इंटीग्रेट करना, ये काम भी लीडर का होता है। ठीक है, तो जो पर्सन है उसके खुद के क्या गोल्स है और उसके बिजनेस के क्या गोल है, तो उनको रिकंसल करना, उनको इंटीग्रेट करना, इसमें जो है लीडर भी मदद करता है। अ पर्सन हु पोसेस लीडरशिप एबिलिटी कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ रिकंसिलेशन और इंटीग्रेटिंग द पर्सनल एस्पिरेशन ऑफ एम्प्लॉय विद द एम ऑफ, तो एम्प्लॉय के कोई पर्सनल एस्पिरेशन है या अपनी बिजनेस की कोई एम है, तो उसको इंटीग्रेट करने का काम करता है। अगला आता है गार्नर सपोर्ट। लीडर इज समवन हु मैनेज अदर्स एंड इन एडिशन टू दैट ही इज समवन हु इनकरेज द सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, तो बोल रहा है कि लीडर का काम है दूसरों को मैनेज करना। ठीक है, और वो दूसरों को सपोर्ट और कोलैबोरेट करता है, उसको वो इनकरेज करता है कि वो सपोर्ट करे सबको। ही इज एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, लीडर के अंदर क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस होना चाहिए, मेच्योरिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल आउटकम दे सकता है। लिखा है लीडर इज समवन हु नॉट ओनली फॉलोज बट आल्सो सजेस्ट एंड कैरीज आउट हिज ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फॉलो ही कर रहा है, बल्कि वो उसको ये देखना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया और जो प्रोग्राम्स है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो उसको सपोर्ट उसके लिए चाहिए रहता है। एक्ट एज ए फ्रेंड फ्लैशपर एंड गाइडेंस, तो आपका लीडर आपके दोस्त की तरह काम कर सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, बाकियों से नहीं कर सकते, तो आपके दोस्त की तरह आपकी काम करता है एक अच्छा लीडर। एक अच्छे लीडर में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपका वो अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, वो एक अच्छा फिलोसफर होना चाहिए। ठीक है, फिलोसफर मतलब
उसके पास मतलब नॉलेज है, लाइफ एक्सपीरियंस है, तो अगर एम्प्लॉय को कोई क्राइसिस का टाइम है, मतलब एम्प्लॉय को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसके पास तो जो आपका लीडर है जनरली वो आपसे सीनियर ही रहता है, तो उसको लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी उसका इंटेलेक्चुअल माइंड है, तो उसको इस्तेमाल करके वो आपको परेशानी के टाइम पे भी डायरेक्शन देने का काम करता है। तीसरा है गाइडेंस, वो आपको गाइडेंस देने का भी काम करता है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। तो ये तीनों गुण आपके लीडर में होने चाहिए। नेक्स्ट आपका लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो बोल रहा कि लीडर जैसे होता है ना कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको कम से कम आपको बीएड का कोर्स होना चाहिए, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे एक लीडर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लीडर के अंदर जो क्वालिटीज हैं, ये जो गुण है वो इस तरह से होने चाहिए विच कंबाइन टू मेक हिम अपीलिंग टू फॉलोअर्स, ताकि जो उसके फॉलोअर्स है, जो उसके सबऑर्डिनेट है, वो उसको फॉलो करे, उसकी वो प्रशंसा करे और काम को भी वो उसके अंडर करे। तो क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहला आपका आउटवर्ड आउटवर्ड लुक। आउटवर्ड लुक का मतलब कैसा होना चाहिए? तो फिजिकली वो अच्छा होना चाहिए, मतलब दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, ये इसमें बोला गया। ठीक है। और सेकेंड आता है आपका विजन एंड फोरसाइट। विजन मतलब फ्यूचर को आप समझ सको, प्रेडिक्ट कर सको, आइडिया लगा सको, वो होता है आपका विजन एंड फोरसाइट। ठीक है। तो आपका जो लीडर है तो उसको अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को समझ सके, फ्यूचर के लेके उसके अंदर विजन होना चाहिए, मतलब अगर हम ऐसा डिसीजन लेंगे तो ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा, तो उस चीज की समझ उसमें होनी चाहिए। इंटेलिजेंट, तो उसके अंदर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन को समझ सके, चैलेंजेस को समझ सके। अगला आता है कैपेबिलिटीज इन कम्युनिकेशन। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। तो लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट को तभी सपोर्ट कर पाएगा, तभी गाइड कर पाएगा जब उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो वही बोला कैपेसिटी टू कम्युनिकेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरली। तो आपकी कोई पॉलिसीज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोसेस है, टर्म्स कंडीशन है, तो उसको आप बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी उनकी आपके जो सबऑर्डिनेट है उसको वो समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में चेंज होना है, या कोई बैंक है, बैंकों में मान लीजिए कंप्यूटर्स लाने थे, तो उस टाइम पे अगर आपके मैनेजर्स आपको कम्युनिकेट करके नहीं समझा पाए कि हमें कंप्यूटर्स क्यों चाहिए, तो आपके सबऑर्डिनेट उस बात को लेकर कन्विंस नहीं होते। तो किसी को कन्विंस करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव। लीडर का जो है एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, किसी भी टाइप का बायस नहीं आपको करना। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब किसी टाइप का भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आप किसी तरह का बिहेव कर रहे हैं, दूसरे के साथ दूसरा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बिहेवियर बिल्कुल अनबाइस्ड होना चाहिए। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप फेवर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका बिहेवियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ वर्क, आपको काम की नॉलेज होनी चाहिए। आपके सबऑर्डिनेट आपकी बात पे तभी भरोसा करेंगे जब आप उनको उनकी क्वेश्चंस का डाउट जो है क्लियर करके दोगे। तो बोला कि उनका फेथ और कॉन्फिडेंस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके अंदर अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगला सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर है ऐसा नहीं उसने कोई ऑर्डर दे दिया और बात खत्म हो गई, नहीं, उसको अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू एक्सपर्ट वन विल। तो जो लीडर है उसके अंदर ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब जो भी वो बात करे वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करे, ताकि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट वो उसका ट्रस्ट जीत सके। और ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक का मतलब क्या होता है? लीडर मस्ट हैव द एबिलिटी टू बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम सिंस ही डील विद पीपल ऑन अ डेली बेसिस। तो बोल रहा है कि डेली बेसिस पे वो लोगों के साथ डील कर रहा है तो उसको हर टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। व्हेन अ लीडर इज डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ही नीड्स टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशियस। मतलब जब भी वो अपने सबऑर्डिनेट से कोई डील कर रहा है तो उसको बहुत सावधानी का ध्यान रखना चाहिए और बहुत फोकस होकर करना चाहिए। उसको जो ह्यूमन बींग को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ह्यूमनिटेरियन मतलब ह्यूमन बींग को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए ताकि उनको मतलब बहुत सावधानी से बात करना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी को हर्ट हो जाए। मान लीजिए कोई लीडर है आपका, बीएम ही है, वो आपका लीडर है मान लीजिए एज ए लीडरशिप, और आपको कोई डाउट है तो वो आपको बहुत अच्छे से बात करता है, इस तरह से बात करता है कि आपको कोई हर्ट ना हो। अब मान लीजिए कोई बहुत एज्ड पर्सन है, ठीक है, 40 से 50 साल का, कोई क्लर्क पोजीशन पे, तो वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। अब बहुत सिंपल सी चीज उसने किसी से पूछ ली कि इसको मेरे को कॉपी पेस्ट कैसे करना है, मान लीजिए उसको नहीं हो रहा, तो इस तरीके का कुछ डाउट है, तो आपका बीएम आके आपको डांट रहे कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तुम्हें कॉपी पेस्ट नहीं मालूम, तो वो क्या है, वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं, मतलब हमें ह्यूमन के अंदर क्या होती है, फीलिंग होती है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिससे उसको हर्ट हो। ठीक है। ये बात भी लीडर को समझनी चाहिए और एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उसको अपनानी चाहिए। अगला था कंपैशन। कंपैशन मतलब सहानुभूति। ठीक है ना। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दोस्त अराउंड यू। अब मान लीजिए आप और आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं, वो एरिया बहुत पहाड़ी एरिया, आपके दोस्त के शूज बिल्कुल नए हैं। ठीक है। आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरे को पैरों में ये जो शूज है मेरे को काट रहे हैं, काटना मतलब वो शूज जो चुभते हैं ना, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरे शूज पहन के देखो, आपने पहना तो जब आप चले तो आपको भी शूज काटने लगे। इसका मतलब कंपैशन, मतलब सामने वाला जो बोल रहे हैं हमें अपने आप को उसके शूज में रख के, उसके जगह पे रख के सोचना है कि कैसा इसको फील होगा। अब मान लीजिए आप बीएम है, ठीक है, आप बीएम और आप लीडर भी है, लीडरशिप है, आप अपने क्लर्कर को कोई काम दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आज जो है 150 केवाईसी करना है,
बट आप सोचिए कि अगर मान लीजिए उस क्लर्क की जगह पे आप होते तो क्या ये पॉसिबल है एक दिन में आप 150 केवाईसी कर सकते हो? आप सिस्टम की हालत देखिए, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उनका वर्किंग टाइम देखिए 10 से 5 या 10 से 6 जो भी है। तो क्या उतना टाइम पे अगर आप बीएम नहीं होते, तो इस टाइम पे आप क्लर्क होते, तो क्या आप पर डे 150 केवाईसी कर सकते थे? अगर आपका आंसर येस है, अगर हाँ आप कर सकते तो आप उसको दीजिए। अगर आपका आंसर है नो कि मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप क्लर्क को भी मत दीजिए। ठीक है, तो वही होता है कंपाशन, कि हमें दूसरों वाली जगह पे हम कोई भी बात बोले किसी को, तो हमें अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना है कि अगर ये चीज हमें करनी पड़ती तो क्या हम कर पाते? अगर हम कर पाते तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसके साथ अगला आता है आपका लीडरशिप मॉडल। तो यहाँ पे 5 मॉडल की बात की गई है। ठीक है, मॉडल हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लीडरशिप के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन एट ऑल लेवल, तो हर लेवल पे जो है डायरेक्शन देने का काम करता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, तो वहाँ पे लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी पर्सनल गोल और बिजनेस गोल है उसको इंटीग्रेट करने में सपोर्ट करता है। गार्नर सपोर्ट देने का काम करता है दूसरों को, और बाकी जो उसके फॉलोवर है उनको वो सपोर्ट देने का काम करता है, और किसी भी टाइप का उनको प्रॉब्लम हो तो उसको रिजोल्व करने का कोशिश करता है। आपके फ्रेंड, फिलोसफर और गाइडेंस के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ना, तो लीडर आपका दोस्त बन के आपकी मदद करता है। फिलोसफर मतलब उसको लाइफ में बहुत आइडियाज होते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की हेल्प से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्राइसिस है, तो उस टाइम पे भी आपको डायरेक्शन देने का काम करता है। गाइडेंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए भी गाइडेंस देने का काम करता है। लीडरशिप क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटीज अच्छे लीडर में होनी चाहिए? पहला, आउटवर्ड लुक। अ लीडर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ फिजिकली अपीलिंग अपीयरेंस, मतलब दिखने में फिजिकली, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चेहरे पे क्या है कि एकदम गुस्से के भाव है। ठीक है, उनके जैसे किसी का फेस होता है ना, बहुत गुस्से में वो आपको देख रहा है। इसमें स्मार्टनेस की बात की, पर इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल बहुत गोरे कलर का हो। ठीक है, इतना टॉल है, इतना थिन, इस तरीके का कोई एटीट्यूड की बात नहीं। इसमें बोले कि फिजिकली अपीलिंग, मतलब आप उसको देख के आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लीडर है, एक जो है हमेशा गुस्से में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है। ठीक है, तो उनके गुस्से को देख के आप थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करेंगे। उससे मतलब कुछ फेस क्या होते हैं कि जो थोड़े से स्माइलिंग टाइप के होते हैं, तो वो हमें एक पॉजिटिव, भले हम लोग स्ट्रेस में हैं, आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने के साथ आप जल्दी जो है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो इस तरह से आपके लीडर का आउटवर्ड लुक होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव लुकिंग उनकी होनी चाहिए, पॉजिटिव अच्छी अपीयरेंस होनी चाहिए, ताकि हमें पॉजिटिव फील हो उनसे बात करके। अगला था विजन एंड फोर्सेट। विजन होता है फ्यूचर को देख के समझना कि अगर हम ऐसा डिसीजन लेंगे तो क्या उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा, तो वो वाली क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में, चैलेंजेस में सही डिसीजन ले सके। कैपेबिलिटीज इन कम्युनिकेशन, उसकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। पॉलिसीज, प्रोसेस, टर्म्स, कंडीशन अच्छे से वो अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर सके। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे आपके सभी के साथ एक तरीके का बिहेवियर करना, मतलब ऐसा नहीं कि पर्सन टू पर्सन आपका बिहेवियर वैरी कर रहा है, नहीं, आपको किसी भी टाइप का बाइस, किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करना, सबके साथ एक तरह से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि किसी क्लर्क से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी को बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्क, काम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट आप पे तभी भरोसा करेंगे जब आपको काम की अच्छी नॉलेज होगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो है अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करें। अकाउंटेबिलिटी मतलब हाँ, आपके काम के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बोला जा सके, तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग आनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आपका लीडर कॉन्फिडेंस से बात करेगा तभी उसके सबऑर्डिनेट उसकी बात पे बिलीव करेंगे। अगर उसके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोगों को लगेगा ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ प्रॉपर अच्छे से बिहेव करना है, ताकि सबऑर्डिनेट के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ह्यूमन अप्रोच आपको अपनानी चाहिए। कंपैशन मतलब होता है सहानुभूति। आपको अपने जैसे आपका बीएम है तो क्लर्क को कोई काम बोल रहा है तो उसको देखना चाहिए कि मैं ये काम इस तरह से दूं कि क्लर्क उस काम को कर सके। बीएम बोल रहा है कि एक दिन में आप 150 केवाईसी अपडेट कीजिए, 200 कीजिए, तो बीएम को सोचना चाहिए कि अगर मैं मान लीजिए क्लर्क की सीट पे होता आज, तो क्या मैं 150 या 200 केवाईसी कर पाता? तो आपको क्या करना है, पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ दोस अराउंड यू। तो जिसको भी आप गाइड कर रहे हो, जो भी आपके सबऑर्डिनेट है, तो उनकी जगह पे आप खुद को रख के सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए। तो वो होता है हमारा कंपैशन। इसके साथ पार्ट 1 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लीडरशिप मॉडल में आपकी 5 मॉडल है, इसको हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।